हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 70 पर। टॉपिक हमारा है सोशल हिराची। सोशल हिराचीज मीन्स जो सामाजिक वर्गीकरण था रोम का, उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। लेट अस स्टैंड बैक फ्रॉम द डिटेल नाउ एंड ट्राई एंड गेट अ सेंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पायर। अब मतलब कि सब चीज़ों को छोड़कर अगर हम दोबारा से एक नए तरीके से देखते हैं कि क्या सामाजिक ढांचा था इस एम्पायर का। टेसिटस डिस्क्राइब द लीडिंग सोशल ग्रुप्स ऑफ द अर्ली एम्पायर एज फॉलोज: सीनेटर्स, लीडिंग मेंबर्स ऑफ द क्वेस्टराइन क्लास। अब ये जो टेसिटस जो राइटर है उसने हमें क्या बताया है, एक लीडिंग जो सोशल ग्रुप था अर्ली एम्पायर का जिसको कि सीनेटर्स का है। सीनेटर्स के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। इसके जो लीडिंग मेंबर्स होते थे वो किस क्लास के होते थे? क्वेस्टराइन क्लास के होते थे, जिनको कि घुड़सवार, मतलब कि घुड़सवार वाले जो होते थे ना, अश्वरोही क्लास, जो घोड़े चलाते थे, उस ग्रुप के ये होते थे। अभी क्या कैसा था ये सेक्शन? द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जो रिस्पेक्टेबल सेक्शन होता था लोगों का, वो लोग थे इसके अंदर। दोज अटैच टू द ग्रेट हाउसेस, जो कि बड़े ग्रेट हाउसेस का मतलब होता है जो बड़े घराने थे ना उस समय के, उनसे जुड़े हुए लोग थे ये लोग। एंड अनकेम्प्ड लोअर क्लास who tell us were addicted to the circus and theatrical display, and finally the slaves. अब जो लोअर क्लास के बारे में जो बात बताई गई है, क्या बताई गई है, लोअर सेक्शन कैसा था कि वो एडिक्टेड थे किस चीज़ के? सर्कस के, मतलब सर्कस देखना उनको बहुत पसंद था। और सेकंड उनको क्या काम पसंद था? जो थिएटर के अंदर जो डिस्प्ले होते थे, ठीक है। और फिर फाइनली कौन थे? स्लेव्स थे। In the early 3rd century, when the Senate's member roughly 1000, जो अर्ली 3rd सेंचुरी थी जब जो सीनेट के मेंबर थे लगभग 1000 के करीब थे, अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ ऑल सीनेटर्स स्टिल केम फ्रॉम इटालियन फैमिलीज, जो लगभग आधे सीनेटर्स थे वो इटालियन फैमिली से आए हुए थे। By the late empire, which starts with the reign of Constantine first in the early part of the 4th century, और लेट एम्पायर के अंदर जब ये स्टार्ट शुरू हुआ था, जब कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट का समय जो था चल रहा था 4th सेंचुरी के अंदर, द फर्स्ट टू ग्रुप मैंशन बाय टेसिटस, जो पहले दो ग्रुप टेसिटस ने बताए हैं, had merged into a unified and expanded aristocracy। किसके साथ जुड़े हुए थे ये लोग? जो रेस्टोक्रेसी थी उस समय की, जो पूरी नौकरशाही वाली व्यवस्था थी, उसके साथ ये लोग जुड़े हुए थे। एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल फैमिलीज वर, और लगभग उनमें से आधी फैमिली क्या थी? अफ्रीकन थी या फिर ईस्टर्न ओरिजिन की थी, ठीक है। दिस लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी वॉज एनॉमरसली वेल्दी। अब ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, यहाँ की रोमन एरिस्टोक्रेसी क्या थी? बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थी, बट इन मैनी वे लेस पावरफुल देन प्योरली मिलिट्री एलिट्स। लेकिन जो प्योरली मिलिट्री एलिट्स जो था, जो मिलिट्री में जो लोग आने शुरू हो चुके थे, उनके मुकाबले कम पावरफुल थी। मतलब वेल्दी तो थी लेकिन पावर कम थी, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस लेसन के अंदर। हु केम ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द नॉन एरिस्टोक्रेसी बैकग्राउंड। जो ये मिलिट्री के जो एलिट वर्ग था, ये कहाँ से आता था? नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आता था। द मिडल क्लास नाउ कंसिडर्ड ऑफ the considerable mass of the person connected with the imperial service in the bureaucracy and army, but also the more prosperous merchant and farmers, of whom there were many in the eastern provinces। जो ये मिडिल क्लास अभी समय जो बन रही थी, वो यहाँ पर जो लोग थे किससे जुड़े हुए थे? इंपीरियल सर्विस से जुड़े हुए थे। मिडिल क्लास के जो लोग थे, और ब्यूरोक्रेसीज के अंदर और आर्मी के अंदर जो थे वो जुड़े हुए थे। और इसमें और ज़्यादा क्या चल रहा था? अब जो मिडिल क्लास में आ रहे थे, प्रोस्परस मर्चेंट्स थे, फार्मर्स थे,
हु वर देयर मैनी इन द ईस्ट, और ज़्यादातर कौन सी प्रोविंसेस के अंदर थे, ईस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर थे ये लोग। Tacitus described this respectable middle class as clients of the great senatorial house। अब ये टेसिटस ने क्या बताया कि जो रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास थी, ये क्लाइंट्स के तौर पर मतलब एक डिपेंड थे, किस चीज़ किन के ऊपर डिपेंडेंट थे ये लोग भाई काम के लिए या जो भी उन्होंने करना होता था। ग्रेट सीनेटोरियल हाउसेस जो थे, मतलब बड़े बड़े इनके जो घर थे या घराने थे जो ये, उन पर ये लोग डिपेंड करते थे। नाउ इट वॉज चीफली गवर्नमेंट सर्विस एंड डिपेंडेंस ऑन द स्टेट दैट सस्टेन मैनी ऑफ दिस फैमिलीज। और अब क्या हो चुका था, बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्विसेज पर डिपेंड करते थे और इसी से ही उनकी फैमिलीज़ का जो गुजारा था, स्टेट की जो जॉब करके उनसे इनका गुजारा जो था वो चलता था। बिलो दैम वर द वास्ट मास ऑफ द लोअर क्लास नोन एज द कोलेक्टिवली एज ह्यूमिलियर्स। अब इसके अलावा जो लोअर क्लास थी उसे ज़्यादातर सब क्या कहते थे, ह्यूमिलियर्स कहा जाता था, या लोअर जिसका मीनिंग होता है लोअर। देयर कंप्राइज रूरल लेबर फोर्स। अब इसमें कौन कौन होते थे, जो रूरल लेबर फोर्स होती थी, ठीक है, ह्यूमिलियर्स में, ऑफ विच मैनी वर परमानेंटली एम्प्लॉयड ऑन द लार्ज एस्टेट, जो कि परमानेंटली बड़े बड़ी एस्टेट्स के अंदर काम करते थे। वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज के जो वर्कर थे, माइनिंग में जो वर्कर्स थे, जो माइनिंग बना काम करते थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो कि सप्लाई करते थे लेबर को, किसके लिए, ग्रेन के लिए, ऑलिव हार्वेस्टिंग के लिए, भाई ग्रेन का जब हार्वेस्टिंग करनी है या ऑलिव की हार्वेस्टिंग करनी है उसके लिए, बिल्डिंग बनाए या इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस, और जो खुद में ही कुछ आर्टिसंस थे वो लोग इस ग्रुप के अंदर शामिल थे। इट वॉज सेड, ऐसा कहा गया था, वर बेटर फेड। अब ये जो लोग थे जो ये बताए गए यहाँ पर, ये वाले सभी जो लोग थे, ये बहुत ही अच्छा गुजारा अपना चला लेते थे, किसके मुकाबले, देन वेज लेबर, जो वेज लेबर थी सोसाइटी की, उसके मुकाबले इन लोगों का गुजारा बहुत अच्छे से चलता था। ए लार्ज मास ऑफ कैजुअल लेबर, बड़ी संख्या में जो कैजुअल लेबर थे, स्पेशली इन द बिग सिटीज़, ज़्यादातर बड़ी शहरों के अंदर, एंड ऑफ कोर्स द मैनी थाउजेंड्स ऑफ द स्लेव दैट वर स्टिल फाउंड ऑल ओवर द वेस्टर्न एम्पायर इन द पर्टिकुलर। और बड़ी संख्या में जो कैजुअल लेबर थे, जो कि बड़े शहरों में रहने वाले ज़्यादातर जो लोग होते थे, और इसमें से थाउजेंड्स जो स्लेव्स थे वो कहाँ से मिलते थे, वेस्टर्न एम्पायर जो था वहाँ से पर्टिकुलर ये लोग मिलते थे। वन राइटर ऑफ द अर्ली 5th सेंचुरी, एक जो अर्ली 5th सेंचुरी का जो राइटर थे, द हिस्टोरियन ओलम्पियडोरस, जो इतिहासकार ओलम्पियडोरस थे, हु वॉज ऑल्सो एन एम्बेसडर, ये एक एम्बेसडर भी थे, जो ओलम्पियडोरस थे ये एम्बेसडर भी थे। टेल अस दैट द एरिस्टोक्रेसी बेस्ड ऑन द सिटी ऑफ रोम। अब जो एरिस्टोक्रेसी थी जो कि आधारित थी किसके ऊपर आधारित थी, सिटी ऑफ रोम पर। इनकी जो एनुअल इनकम थी वो कितनी थी, 4000 जो पाउंड जितना गोल्ड की कीमत होती थी उतनी इनको जो थी लेबर मिलती थी। जब 4000 पाउंड गोल्ड की जो कीमत है वो इनकी लेबर होती थी, जो ये एरिस्टोक्रेसी थे एस्टेट्स के अंदर। नॉट काउंटिंग, अब इनके अंदर जो काउंट किया है ना, 4000 पाउंड गोल्ड की जो कीमत इनकी काउंट की है, अभी इतना इनको मिलता था, इसके अंदर जितना वो कंज्यूम डायरेक्टली कर लेते थे उसको काउंट नहीं किया गया, वो अलग है। उनका कंजप्शन करने के बाद जो भी वो खर्चा करे उसके बाद जो उनको मतलब कि लगभग उतनी कीमत उनको मिल जाती थी उनकी सैलरी की, जो कि 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मॉनेटरी सिस्टम, जो मुद्रा सिस्टम था वहाँ का, मुद्रा प्रणाली जो थी, ऑफ द लेट एम्पायर ब्रोक विद द सिल्वर बेस्ड करेंसीज ऑफ द फर्स्ट 3
सेंचुरी, जो पहली 3 सेंचुरी थी उसके अंदर जो इनका मुद्रा सिस्टम था वो जो लेट एम्पायर के अंदर वो टूटता चला गया, जो सिल्वर बेस्ड करेंसी थी इनकी वो ख़त्म होती चली गई। क्यों ख़त्म होती चली गई? बिकॉज द स्पेनिश सिल्वर माइंस वर एग्जॉस्टेड। अब जो स्पेनिश सिल्वर माइंस थी वो ख़त्म हो गई थी एंड गवर्नमेंट रन आउट द सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द मेटल टू सपोर्ट स्टेबल क्वाइनेज इन द सिल्वर। अब जो गवर्नमेंट थी अब उसके पास जो कुछ बचा हुआ जो जितना भी स्टॉक था मेटल का उसी से ही काम चला रही थी। जो भी कॉइनेज जो बनाने होते थे सिल्वर के उन्हीं से ही बनाए जा रहे थे। कॉन्स्टेंटाइन फाउंड द न्यू मॉनेटरी सिस्टम ऑन गोल्ड एंड देयर वर वास्ट अमाउंट ऑफ दिस इन सर्कुलेशन थ्रू आउट द लेट एंटिक्विटी। एंटिक्विटी होगा प्राचीन काल जो था, पुराना समय, उस समय जो प्राचीन टाइम से ही चलती आ रही थी। जो कॉन्स्टेंटाइन थे उन्होंने नया मोनेटरी सिस्टम जो था, मुद्रा प्रणाली जो थी उसको शुरुआत कर दी थी, जो कि गोल्ड पर आधारित थी। और इस तरह का जो सर्कुलेशन था वो पुराने समय से चलता आ रहा था। द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसीज, जो लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी थी, बोथ द हायर एंड द मिडल एचुलियंस, जिसमें कि चाहे वो हायर या मिडल जो इनके अथॉरिटी थी, काम करने वाली जो अथॉरिटी थी, चाहे वो हायर थी या मिडल थी, वॉज अ कंपेरेटिवली एफ्लुएंट ग्रुप। ये बहुत ही सक्षम ग्रुप था, मतलब बहुत ही जैसे समृद्ध ग्रुप था। बिकॉज इट ड्रू द बल्क ऑफ इट्स सैलरी इन गोल्ड, क्योंकि ये अपनी ज़्यादातर जो सैलरी थी वो गोल्ड के अंदर लेते थे। एंड इन्वेस्टेड मच ऑफ दिस इन बाइंग अप असेट लाइक लैंड, और ज़्यादातर गोल्ड को ये इन्वेस्ट कर देते थे जो ज़मीन लेने के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए। देयर वाज अ कोर्स ऑल्सो अ ग्रेट डील ऑफ करप्शन। अब यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा करप्शन हुआ करता था। कहाँ कहाँ पर होता था? स्पेशली इन द जुडिशियल सिस्टम, जो जुडिशियल सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री सप्लाई, जो मिलिट्री सप्लाई का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर, द एक्सटोर्शन ऑफ द हायर ब्यूरोक्रेसी, जो ये लूटपाट वगैरह मचा रखी थी ब्यूरोक्रेसी ने, हायर ब्यूरोक्रेसी ने, और जो लालच था प्रोविंशियल गवर्नर का, वाज प्रोवर्बियल, ये लगातार मतलब कि ऐसा ही होता चलता रहता था। बट गवर्नमेंट इंटरवेन रिपीटेडली टू कर्ब दिस फॉर्म ऑफ करप्शन, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो लगातार दखल अंदाजी करती रहती थी, ऐसी कोशिश में लगी रहती थी जिससे इस प्रकार की जो करप्शन है उसको ख़त्म किया जा सके। वी ओनली नो अबाउट देम इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑफ द लॉ ट्राई टू पुट एन एंड टू दैम। हमें इसके बारे में सिर्फ इसलिए पता चलता है क्योंकि कानून में उस चीज़ को ख़त्म करने की जो कोशिश है वो की गई थी। एंड बिकॉज हिस्टोरियन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द इंटेलिजेंसिया डिनाउंस्ड सच प्रैक्टिसेस, और जो हिस्टोरियंस थे और जो इंटेलिजेंसिया थी वहाँ की, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया था? डिग्रेस किया था। मतलब इसकी बहुत ही ज़्यादा जो बुराई है, ये जो काम करते थे, घूस वगैरह लेते थे, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था, उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उसका किया था। दिस एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज रिमार्केबल फीचर ऑफ द क्लासिकल वर्ड। ये जो जो इसका जो बुराई कर रहे थे, इसकी जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, ये बहुत ही रिमार्केबल फीचर था किसका? क्लासिकल वर्ड का। क्लासिकल वर्ड मीन्स जो हायर सोसाइटी थी उस समय की वहाँ की, ठीक है, तो उनका ये बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल फीचर था कि वो इस चीज़ की जो भ्रष्टाचार वहाँ पर फैला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो कर रहे थे। द रोमन स्टेट वॉज एन अथॉरिटेरियन रिज्म। अब जो रोमन स्टेट थी क्या थी? अथॉरिटेरियन रिज्म था, मीन्स तानाशाह टाइप की जो रिज्म था वो इस तानाशाह टाइप का था। इन अदर वर्ड डिसेंट वॉज रेयरली टॉलरेटेड। जो अब जो यहाँ पर दूसरे शब्दों में क्या बात की है कि जो विरोध था वो बहुत ही रेयरली टॉलरेट किया जाता था। एंड गवर्नमेंट यूजुअली रिस्पॉन्डेड टू प्रोटेस्ट विद वायलेंस। अब जो गवर्नमेंट थी वो उसको रिस्पॉन्ड करती थी अगर कोई जैसे विरोध वगैरह करता था, और उसके लिए चाहे उसे वायलेंस का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। येट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, फिर भी
जो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन था रोमन लॉ का हैड एमर्ज बाय द 4th सेंचुरी, इसकी शुरुआत हुई 4th सेंचुरी में इसका उदय हुआ। एंड दिस एक्टेड एज ए ब्रेक ऑन इवन द मोस्ट फियरसम एम्परर, और इसने काफ़ी हद तक जो है जो राजा है उस पर इसने ब्रेक लगाई, जो कि ये 4th सेंचुरी के अंदर ट्रेडिशन जो शुरू हुआ था। एम्पर वर नॉट फ्री टू डू वट एवर दे लाइक, जो राजा थे वो फ्री नहीं थे कि वो कुछ भी वो करें, जैसा भी वो करना चाहते हैं वो कर सके, ऐसा कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं थे। एंड द लॉ वॉज एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स, और जो कानून था उसे लगातार यूज़ किया जाता था कि जो सिविल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। दैट इज़ वाई इन द लेटर 4th सेंचुरी इट वॉज पॉसिबल फॉर पावरफुल बिशप लाइक एम्ब्रोज टू कन्फ्रंट इक्वली पावरफुल एम्परर्स when they were excessively harsh or repressive in their handling of the civilian population। और इसी वजह से लेट 4th सेंचुरी के अंदर जो पावरफुल बिशप था जिसका नाम एम्ब्रोस बताया गया नेम यहाँ पर, उसके लिए ऐसा करना बहुत ही मतलब कि पॉसिबल हो पाया था क्या कि कन्फ्रंट किया उसने पावरफुल जो राजा था, मतलब जो पावरफुल राजा था जो उस समय बहुत ही एक्सेसिवली हार्श था, रिप्रेसिव था, और जो वहाँ की सिविल पॉपुलेशन थी उसको बहुत ही मतलब कि परेशान कर रहा था, उसका उसने विरोध करने का साहस इस बिशप ने किया था। तो ये तो सोशल स्ट्रक्चर था थोड़ा सा आपका इसका रोमन एम्पायर का। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।